नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। आज शाहरुख के घर पहुंची एनसीबी, अनन्या पांडे को भी किया गया समन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसान हमेशा के लिए नहीं ब्लॉक कर सकते सड़क। प्रियंका संग सेल्फी लेने वाली महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश। और बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखने वाला शख्स निकला इकबाल, हुई पहचान। और भारत में लग गई 100 करोड़ वैक्सीन डोज, करीब 30% को लगी दोनों डोज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक एक्शन पैक्ड मोड जिस तरीके से आज मुंबई में दिखा है। आज लगभग 1 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के घर पर यानी कि मन्नत के गेट पर पहुंचे, और जो उनकी सेक्रेटरी है पूजा, उनको एक नोटिस दिया गया। पहले ये खबर आ रही थी कि मन्नत पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड्स और सर्च ऑपरेशन होगा उनके घर में, लेकिन फिर समीर वानखेड़े ने बाद में इसको ट्वीट पर कहा कि ये रेड नहीं था, कोई सर्च ऑपरेशन नहीं था, लेकिन आर्यन खान से जुड़े कुछ दस्तावेज थे जिनको लेने के लिए एनसीबी के अधिकारी शाहरुख खान के घर पर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी के अधिकारी मन्नत के गेट पर पहुंचे और वहां पर पूरी मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी लगा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि एनसीबी ऑफिशियल्स ने मीडिया को ये जानकारी दे दी थी कि वो शाहरुख खान के घर पर जाएंगे, वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी मोमेंट होगा और शाहरुख खान को एक बार फिर से एम्बैरेस करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस पूरे केस में अभी जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एनसीबी किसी के घर पर रेड डालता है या दस्तावेज लेने के लिए जाता है तो मीडिया के कैमरास की क्या जरूरत है? आप दुनिया को ये चीज दिखाकर क्या कहना चाह रहे हैं कि शाहरुख खान के घर पर आप जा रहे हैं, आप शाहरुख खान के घर पर रेड डालने जा रहे हैं? तो एक तरीके से अपमानित करने की कोशिश है, एक तरीके से लज्जित करने की कोशिश है, और इसमें मीडिया का इस्तेमाल कर रही है किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अब जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनमें से मेडिकल हिस्ट्री मांगी गई है आर्यन खान की। इसके अलावा जो वो दवा लेते हैं, दवा से जुड़े हुए प्रिस्क्रिप्शंस हैं, विदेश में जहां जहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें उनसे मांगी गई हैं। तो लगभग 1 बजे ये चीज हुई, और उसी के साथ साथ बिल्कुल पैरेलली जो चंकी पांडे की जो बेटी है अनन्या पांडे, उनके घर पर भी रेड डाली गई। उनके लैपटॉप को सीज किया गया, उनके फोन को सीज किया गया, और उनको 2 बजे एनसीबी के दफ्तर में समन किया गया। अब आपको ये बता दें कि अनन्या पांडे को क्यों समन किया गया, क्योंकि अनन्या पांडे का नाम आर्यन खान के फोन में जो व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं, जो व्हाट्सएप चैट्स रिट्रीव हुई हैं, उसमें अनन्या खान का नाम आ रहा है। अब साथ में अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान, और ये बताया जा रहा है कि अनन्या और आर्यन खान की जो बहन सुहाना है वो बहुत अच्छी दोस्त है, सहेलियां हैं, और अनन्या पांडे का जिस तरीके से नाम आया है, उनके नाम के चलते उनको समन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर जो एनसीबी की जांच का दायरा है अब वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरीके से डर, किस तरीके से खौफ बैठ गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, उससे ये साबित होने लगा है कि क्या बॉलीवुड की इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिस बात को लेकर लगातार उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नवाब मलिक, उन्होंने भी लिखा है, और नवाब मलिक तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम कर रहा है उस तरीके से कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं काम करती, और ऐसा लग रहा है कि वो केंद्र के निर्देशन पर काम कर रही है। नवाब मलिक जो सीरीज ऑफ हमला वो सरकार पर करते चले आ रहे हैं, एनसीबी पर सवाल उठाते चले आ रहे हैं, तो आज उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, उनके लिए, और उन्होंने कहा है कि जब पैंडेमिक के दौरान, जब दूसरी लहर चल रही थी, तो बॉलीवुड के जितने एक्टर्स थे वो मालदीव्स पहुंचे हुए थे, और क्या वजह है कि समीर वानखेड़े अपने परिवार के साथ उस समय मालदीव्स में नजर आ रहे थे। और साथ में जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि उगाही का धंधा मालदीव्स में, यानी कि एक्सटॉर्शन के इरादे से पैसा
पैसे की उगाही बॉलीवुड एक्टर्स से करना चाह रहे थे, इसलिए समीर वानखेड़े मालदीव्स पहुंचे थे। उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि वो ये बताएं कि वो मालदीव्स में थे या दुबई में, और उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल क्लियर है कि ये उगाही का मामला है और इससे जुड़ी हुई जितनी भी तस्वीरें हैं वो नवाब मलिक इसको वायरल करेंगे और इसको सबसे साझा करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार एनसीबी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो मंशा क्या है कि जितने ही बॉलीवुड एक्टर्स हैं, क्या सबका ड्रग से कनेक्शन है? चाहे वो शाहरुख खान के बेटे हों या फिर रिया चक्रवर्ती हों, फिर अनन्या पांडे हों, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल दबाव जो है इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री पे बनाया जा रहा है कि अगर अब आपने हमारी बात नहीं मानी तो देखिए एनसीबी के लोग आपके घर पर या आपके दफ्तर पर सर्च मारने पहुंच जाएंगे। इस तरीके का एक खौफ इस समय बना दिया गया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और इसका कारण क्या है? बहुत लोग ये कहना चाह रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को मुंबई से शिफ्ट करके अब लखनऊ या यूपी में एक फिल्म सिटी बनाने की बात हो रही है, वहां पर शिफ्ट किया जाए। इसके पीछे मंशा क्या है वो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जिस दुर्भावना से एक केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही है वो उसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और ऐसा लगता है कथित रूप से कि केंद्र सरकार के निर्देशन पर और लोगों को निशाने पर रखने के लिए ही एनसीबी इस तरीके का काम कर रही है। हालांकि समीर वानखेड़े ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा ये ड्रग माफिया है, पेडलर्स इसमें जुड़े हुए हैं, नेक्सस है, और जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है उसको लेकर कल उन्होंने कहा था कि सत्यमेव जयते, जब आर्यन खान के बेल का पिटीशन की हियरिंग थी, अभी आर्यन खान को बेल नहीं मिली है, अभी भी वो सलाखों के पीछे हैं। और अब देखना ये होगा कि दिवाली की जो वेकेशन शुरू होती हैं, क्या उसके पहले आर्यन खान को जमानत मिलती है नहीं मिलती। लेकिन इस समय जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जिस साइकोलॉजिकल दबाव से गुजर रहा है, जिस साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजर रहा है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि निशाने पर कौन है? क्या महाराष्ट्र सरकार है? क्या निशाने पर बॉलीवुड है? क्या निशाने पर खास समुदाय के जो एक्टर्स हैं जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, क्या वो लोग हैं क्योंकि वो एक खास समुदाय को बिलोंग करते हैं? तो बहुत सारे यहां पर सवाल खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में इस समय ड्रग्स ही ड्रग्स नजर आ रहा है और हम लोग तुलसी उगाने वाले लोग हैं, और ऐसी छवि महाराष्ट्र की समय बनाई जा रही है कि आंगन में तुलसी की जगह अफीम और गांजा बोया जा रहा है। तो एक नहीं कई नेताओं ने इसके बारे में बोला है, और जाहिर सी बात है कि इनके स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ तथ्य जरूर है। लेकिन सारे सवाल इस समय एनसीबी को लेकर खड़े हैं कि वो क्या निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसके पीछे की मंशा क्या है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी जुड़ी हुई है किसानों के विरोध प्रदर्शन की, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किसान थे उन्होंने कहा कि उनको जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान पर विरोध करने की परमिशन दी जाए। ये लंबा केस चल रहा है और जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार किसानों को है, लेकिन सड़कें एक लंबे समय तक के लिए नहीं बंद की जा सकती। कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है और कोई आदेश नहीं दिया है, और अगली सुनवाई इसको टाल दी गई है और अगला मामला अब 7 दिसंबर को सुना जाएगा। अब आपको बता दें कि किसानों की तरफ से दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण लड़ रहे थे, और जस्टिस एसके कौल की ये बेंच थी, तो उन्होंने कहा कि देयर is a problem with the movement and we have to accept that। और उन्होंने शाहीन बाग के केस का हवाला दिया कि जिस तरीके का निर्देशन उसमें आया था तो उसमें यह कहा गया था कि पब्लिक मूवमेंट को आप नहीं बाधित कर सकते हैं, पब्लिक मूवमेंट को आप रोक नहीं सकते हैं, और यही शाहीन बाग का जो जजमेंट है वो यहां पर भी लागू होगा और दोबारा से इसमें आदेश देने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दुष्यंत दवे ने यह कहा कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है, यानी कि विरोध करने का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। और बीजेपी का हवाला दिया कि अगर बीजेपी के लोग रामलीला मैदान और जंतर मंतर में आकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जिस तरीके की हिंदुओं के मंदिरों पर और पूजा पंडालों में जिस तरीके की हिंसा बांग्लादेश में दिखी थी, अगर वो विरोध प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर कर सकते हैं तो किसान क्यों नहीं कर सकते। जिसको लेकर तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने लाल किले पर हुए हादसे का उल्लेख किया और कहा कि देखिए, और लखीमपुर खेरी मामले का भी बार बार व्याख्यान किया गया कि अगर इस तरीके के एक लंबे विरोध प्रदर्शन को हम अनुमति देंगे तो कुछ इस तरीके की वारदातें हो सकती हैं। तो
काफी एक गहमा गहमी वाली बहस थी तुषार मेहता और दुष्यंत दवे के बीच में। और दुष्यंत दवे ने तो तुषार मेहता को यह तक कह दिया दैट फार्म लॉज are not for farmers but something else. We can say that if you make allegations against the farmers, we will make allegations against you. तो काफी गर्म बहस तुषार मेहता और दुष्यंत दवे के बीच में हुई थी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें कोई आदेश नहीं दिया गया है, अगली सुनवाई 7 दिसंबर के लिए टाल दी गई है। लेकिन इस पूरे बहस को लेकर और जिस तरीके की टिप्पणी की गई है उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट का फंडामेंटल राइट है, कोर्ट्स अपनी जगह कानूनी तौर पर अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। और बिल्कुल जस्टिस कौल ने यही कहा है कि आप विरोध कर सकते हैं लेकिन आप एक लंबे समय के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो अगर विरोध कर सकते हैं और लंबे समय के लिए रोड्स ब्लॉक नहीं कर सकते तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार को ये एक संकेत है कोर्ट का कि अगर ये किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था से निपटना, कानून व्यवस्था को संभालना ये सरकार का काम है। अब ये बहस कितनी लंबी चलेगी, क्या कुछ अभी सुनवाई में आगे होगा, लेकिन आज अंडरलाइनिंग मैसेज जो कोर्ट का था सरकार को वो यही है कि ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो न बिगड़ने पाए, इसके लिए इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। अब क्या कोई मीटिंग ग्राउंड बनेगा, इस विरोध प्रदर्शन का क्या होगा, क्योंकि जो तीनों कृषि कानून हैं इस सुनवाई से उन कृषि कानूनों का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जो 3 कृषि कानून हैं उनको तो लंबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बार बार पिछले बार भी कोर्ट ने यही कहा था कि अगर तीनों कृषि कानून अगर ऑन होल्ड है तो फिर आप विरोध प्रदर्शन किस बात का कर रहे हैं। तो उसी को लेकर ये पूरा मामला था कि किस तरीके से किसान चाहते हैं कि उन्हें जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर विरोध करने की अनुमति दी जाए। तो कोर्ट ने बहुत बचते बचाते एक बैलेंसिंग एक्ट वाली जो एक टिप्पणी है वो कही है, लेकिन सरकार को ये क्लियर गाइडलाइन है। अगर आप शब्दों के बीच में देखें कि क्या कहा है जस्टिस कौल ने, तो उन्होंने यही कहा है कि विरोध कर सकते हैं किसान लेकिन लंबे समय तक ब्लॉक नहीं कर सकते, यानी कि कानून व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा की। कल आपने देखा था कि किस तरीके से प्रियंका गांधी आगरा जाना चाह रही थी, जहां पर अरुण वाल्मीकि की जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी उसको लेकर वो उनके परिवार से मिलने जा रही थी और उनको आगरा में एंटर नहीं करने दिया गया और बाहर ही इलाकों में उनको रोक दिया गया था। लेकिन जब रोका गया तो बहुत सारी महिला पुलिसकर्मी थी जो कि देखी गई, जिन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सेल्फी ली और उस सेल्फी को लेने के बाद प्रियंका गांधी ने तस्वीरें ट्वीट की और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि खबर आ रही है कि इस तस्वीर से योगी जी इतने व्यथित हैं कि इन महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर मेरे साथ तस्वीर लेना गुनाह है तो इसकी सजा मुझे मिले, लेकिन इन पुलिसकर्मियों का करियर क्यों खराब करने में लगी हुई है सरकार, ये उन्हें शोभा नहीं देता। इस चीज को प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था। अब जो खबर आ रही है, जो लखनऊ पुलिस के आयुक्त हैं डीके ठाकुर, तो उन्होंने कहा है कि इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई है कि जो उपायुक्त हैं ख्याति गर्ग, वो इस मामले में पूरी जांच करेंगी और जो पुलिस सेवा संबंधी नियम है उनके कायदे कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ, इसको लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई। तो योगी आदित्यनाथ के आप राज्य को क्या कहेंगे? सेल्फी लेना क्या एक गुनाह है किसी एक व्यक्ति के साथ? और अगर सेल्फी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ अगर महिला पुलिसकर्मी सेल्फी लेती हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को क्या नाराजगी है, उनकी क्या इनसिक्योरिटी है, उनको इतनी असुरक्षा की भावना क्यों पैदा हो रही है? क्या वो डर गए हैं प्रियंका गांधी से? क्या उनको ये लगने लगा है कि जो प्रियंका गांधी की फैन फॉलोइंग है वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा है? तो कुछ इस तरीके की फीलिंग आना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं योगी जी को इस बात का ये एहसास हो गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी जो उत्तर प्रदेश की जमीन है उस पर अपनी मौजूदगी को अच्छे से रजिस्टर करना शुरू कर दिया है, उनकी फैन फॉलोइंग शुरू हो गई है और कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के पैरों से जमीन खिसक जाए। तो इसी बात के डर के चलते इन महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन योगी जी का जो तानाशाह रवैया है वो भी इससे झलकता है। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में
सेल्फी लेना इतना गुनाह हो गया है। अगर प्रोटोकॉल्स की बात करें, पुलिस सर्विस रूल्स की कॉन्डक्ट की बात करें, तो ऐसे तो मोदी जी के साथ भी बहुत लोग सेल्फी लेते हैं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ लोग सेल्फी लेते हैं, पुलिस वाले लेते हैं। अगर आपको याद हो, संजय दत्त जब जेल से बाहर निकल कर आए थे, तो एक पुराना मामला है, संजय दत्त कॉन्विक्टेड थे, लेकिन एक पुलिसकर्मी जो कि यरवाड़ा जेल के सामने उन्होंने संजय दत्त के पांव पकड़ लिए थे। तो ये सारी बातें कुछ कुछ सामने आ रही हैं, लेकिन जो ये सेल्फी कल्चर है, आप इसको इस बात से जोड़ोगे और महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ आप एक्शन लोगे, ये इस बात का साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को इस बात का डर सताने लगा है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा योगी जी पर भारी पड़ रही हैं, जहां तक उनकी पर्सनैलिटी का सवाल है, जहां तक उनके कल्ट का सवाल है। तो योगी जी थोड़ा सा समझ जाइए और देखिए फिर क्या क्या आगे करती हैं प्रियंका गांधी और क्या करेगी बीजेपी उनसे निपटने के लिए। रोचक रहेगी कहानी आगे के दिनों में, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूं। अगली खबर जुड़ी हुई है बांग्लादेश में। जिस तरीके से अभी आपने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में दुर्गा पूजा पंडालों में आग लगाई गई, वहां पर हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, और ये खबर कब आई? जब ये पता चला कि एक शख्स ने दुर्गा पूजा पंडाल में एक कुरान को रख दिया था। उसके चलते जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे वो गुस्साए और गुस्से में आकर उन्होंने मंदिरों में तोड़फोड़ की, हिंदुओं के दुकानें लूटी, हिंदुओं के घर जलाए और एक हिंसा का माहौल पूरे बांग्लादेश में और कई जिलों में, बांग्लादेश के कई प्रांतों में इस तरीके की हिंसा की वारदातें आ गई, जिसको लेकर शेख हसीना ने बहुत सक्रियता से लोगों को अरेस्ट किया, मामले दर्ज किए और अब उस शख्स का पता चल गया है जिसने कुरान रखा था। वो एक मुसलमान है और इस व्यक्ति का नाम इकबाल हुसैन बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस व्यक्ति की पहचान की गई है और ये कहा गया है कि इकबाल हुसैन ने ही दुर्गा पूजा के पंडालों में कुरान रखी थी। तो कुरान दुर्गा पूजा के पंडाल में रखने का संकेत ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की मंशा से इस व्यक्ति ने दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखा था। क्या दंगे भड़काना चाह रहा था ये व्यक्ति? क्या जो एक सांप्रदायिकता का माहौल है उसको बढ़ाना चाह रहा था? क्या हिंसा की नियत से यह पूरा कदम किया गया था? अब आपको बता दें कि इस समय 4 मामले इसमें दर्ज हैं, 41 लोग अरेस्ट हुए हैं और जो ये शख्स है इकबाल हुसैन जिसका नाम है, ये अभी फरार है। पुलिस इसको गिरफ्तार करने में लगी हुई है। अब इसका पता चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन एक तरीके से अगर आप देखें तो अगर हम हिंदू कट्टरवाद की, हिंदू कट्टरपंथ की हम बात करते हैं तो उतना ही भयानक मुस्लिम कट्टरपंथ भी है। और अगर यहाँ पर एक मुसलमान शख्स ने दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर कुरान रखी है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर 10% की आबादी है बांग्लादेश में हिंदुओं की, माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो उन पर भारी पड़ने के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए कुछ इसी मंशा से ये पूरी कार्यशैली को अंजाम दिया गया है। तो क्या भारत, क्या बांग्लादेश, इन दोनों देशों में कट्टरपंथ और जो कट्टरपंथी सोच है किस तरीके से वो पनप रही है और वो आज के समाज का एक भयानक हिस्सा है और ये समाज को किस तरफ लेकर जा रहा है। क्या आप धर्मनिरपेक्षता की ऐसे माहौल में बात कर सकते हैं? बांग्लादेश एक ऐसा देश माना जाता है जो कि हर, चाहे वो आर्थिक पैमाना हो, चाहे सामाजिक पैमाना हो, हर पैमाने पर वो इस समय आगे बढ़ रहा है। तो आखिर इस कट्टरपंथी सोच से बांग्लादेश को नुकसान नहीं होगा? और इसका जो असर हमारे भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका असर आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से फुरफुरा शरीफ के जो क्लेरिक हैं अब्बास सिद्दीकी, उन्होंने मेंशन किया, फिर बीजेपी के भी लीडर्स उस पर बोल पड़े। तो जो एक असर है कट्टरपंथी सोच का वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी है, पर पूरे विश्व में इस तरीके की कट्टरपंथी सोच कहां पर मानवता को लेकर जा रही है, आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूं। अब आखिरी खबर हमारी जुड़ी हुई है 100 करोड़ वैक्सीन टारगेट की। जी हां, आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है और भारत सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है, क्योंकि आज 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ वैक्सीन के डोजेस भारत में और भारतवासियों को लग गए हैं। ये जो टारगेट है, ये टारगेट 275 दिनों में हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की रुकावटें हमने देखी थी कि वैक्सीन की का ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही थी, स्टोरेज में दिक्कत आ रही थी, प्राइसिंग को लेकर इशू था और वैक्सीन हेजिटेंसी, इतने सारे लोग अभी भी हैं भारत में जो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। तो एक बड़े पैमाने पर इतने सारे जब रोड़े थे
तो उन सारे हर्डल्स के बीच में इस तरीके का एक आंकड़ा एक बड़ी उपलब्धि है, जिसको भारत की सरकार आज सेलिब्रेट भी कर रही है। और तमाम जितने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उनको लाइट अप किया गया है तिरंगे की लाइट्स में, और एक बड़ा सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है। जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो सुबह से लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं कि लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो एक उपलब्धि का दिन है, लेकिन उपलब्धि के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सिर्फ जश्न मनाते रह जाएं और फिर से जो तीसरी कोविड की वेव है वो हमारे सिर पर खड़ी हो जाए। क्योंकि अगर आपको दूसरी वेव की अगर ध्यान आपको दिलाएं तो दूसरी वेव के पहले भी कुछ इसी तरीके का जश्न का माहौल था। लोगों ने तो ये कह दिया कि देखिए कोविड अब देश से खत्म हो गया है। तो इसी तरीके का डर एक बार फिर से सता रहा है, क्योंकि त्योहारों का मौसम है, लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको ज्यादा लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में इस तरीके का जश्न मनाना लोगों के मन के अंदर एक कंप्लेसेंसी देगा और उनको लगेगा कि कोरोना खत्म हो गया है। जितने भी देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, यूके जैसा देश जहां पर वैक्सीन का जो कंप्लीशन है वो काफी हद तक आगे बढ़ गया है, लेकिन वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर बहुत सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। कई दुनिया के देश ऐसे हैं जैसे लाटविया, रशिया के कुछ कॉर्नर्स हैं जहां पर लॉकडाउन दोबारा से लगाया जा रहा है। यानी कि कोरोना का जो कहर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जश्न हम जरूर मना रहे हैं, लेकिन हमारे पास चुनौतियां अभी बहुत सारी हैं, और उनमें से कुछ चुनौतियां आपको फटाफट बता देते हैं कि हमने ये कहा है कि साल के अंत तक जो भारत की पूरी आबादी है उसका पूरी आबादी को सेकंड डोज लग जाएगा। यानी कि अगर 100 करोड़ का आंकड़ा हमने आज पार किया है, तो ये जो 100 करोड़ का आंकड़ा है इसमें ये दिखाता है कि अभी केवल 30% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोजेस लगी हैं। यानी कि 70% हमारी आबादी ऐसी है जिनको सेकेंड डोज अभी नहीं लगी है, यानी कि वो भी वल्नरेबल कैटेगरी में है। दूसरा ये है कि अब जिन लोगों को दोनों वैक्सीन के डोजेस लग गए हैं उनको री इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो लोग बूस्टर शॉट्स की बात कर रहे हैं। क्या भारत की सरकार इस समय बूस्टर शॉट्स के लिए तैयार है कि आपके जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको पहले फेज में वैक्सीन लगाई गई थी, तो आज उनको बूस्टर शॉट्स बड़े पैमाने पे दिए जाएंगे? अभी उसकी ज्यादा बात नहीं हो रही है, सिर्फ हल्का फुल्का एक नैरेटिव फ्लोट किया जा रहा है कि अब बूस्टर शॉट्स भी जरूरत है। तो ये तमाम जो चुनौतियां हैं वो अभी बनी हुई हैं। सेलिब्रेशन प्री मेच्योर है, हाँ एक बड़ी उपलब्धि है, और हमें इसको मान लेना चाहिए, और हमें आगे की प्लानिंग इसमें करनी चाहिए कि हमारे लिए आगे के जो 2 या 3 महीने हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। अगर हमें साल के अंत तक पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना है तो उसके लिहाज से 90 करोड़ डोजेज हमें दिसंबर तक लगानी है। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। तो ये उपलब्धि कैसे होगी, इसको लेकर अब प्लानिंग हम करें, बजाय ये कि हम बड़े बड़े जश्न मनाएं और बड़े बड़े पोस्टर्स लगाएं और होर्डिंग्स लगाएं और बताएं कि देखिए भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन लगा दी। तो एक बार फिर से यही कहूंगी कि बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जश्न मनाना थोड़ा प्री मैच्योर है, क्योंकि अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।